अस्सलाम वालेकुम। आज हम खादा हुसैन का अगला अफ़साना, उनकी अफ़सानवी किताब दरवाज़ा में से पढ़ेंगे, कुआँ। इस समय मुझे फ़ौरन माँ का ख़्याल आया। वो अपने किसी बुज़ुर्ग के मुतालिक बताया करती थी कि उन्हें रात चलते बेशुमार चीज़ें मिलती थीं। तब मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा कि अक्सर ख्वाब में सड़कों की धूल में दूर दूर तक चमकते सिक्के रुलते मुझे नज़र आया करते थे और मैं मुट्ठियाँ भर भर उठाकर झोली में डाला करता था और इसी कोशिश में मेरी आँख खुल जाती और तब मैं देखता कि मेरी झोली खाली है, मुट्ठियाँ भींची हैं और उनमें पसीना ही पसीना भरा है। तब मेरे दिल पर एक तारीक बोझ उतर आता, एक भूली बिसरी खौफनाक सरगोशी। तारीक रात में सांस लेने वाले नामालूम हाथ से सरसराते मेरी कमर में ऊपर की तरफ चढ़ने लगते। मेरी गर्दन मेरे मुंह की तरफ कोई मेरी आंखों में सुइयां भर देता। मैं चीखना चाहता और ना चीख सकता और ये जादू भरी बेबसी मुझे मुसलसल हमेशा हमेशा मेरे अपने वजूद के साथ जिंदा रहने वाली हकीकत महसूस होती। मैं माँ के बिस्तर की तरफ बमुश्किल हाथ बढ़ाता, टटोटा तो उसकी भरी भरी बाँह और उसकी चूड़ियाँ मेरी आँखों से मस होती। तब मैं ज़रा कुशादगी से सांस लेता और फिर उन गुम हो जाने वाले बेशुमार खूबसूरत दमकते दमकते सिक्कों के मुतालिक सोचने लगता जो यूं मेरे रास्तों की धूल बने पड़े थे और जिन्हें समेट पढ़कर मैंने खो दिया, गुम कर दिया। तो उस समय भी मुझे माँ, उसके बुजुर्ग और अपने ख्वाब तीनों एकदम साथ आए। माँ बताती थी कि जब भी मामा घर में दाखिल होते, उनकी जेब छोटी छोटी अजीबोगरीब चीज़ों से भरी होती। कभी कोई एक आधा सिक्का, कोई खूबसूरत चमकता धमकता मोती, बालों का क्लिप, कमीज़ों के रंगीन बटन और बाज़ बिल्कुल ही बेईमानी चीज़ें, मगर ऐसी कि खाम उनको उलट पलट कर देखने को जी चाहे। ये अजीबोगरीब खजाना लाकर वो बच्चों के सामने ज़मीन पर डाल देते और बच्चे उस पर झपट पड़ते। हालांकि चंद ही लम्हों के बाद वो सब चीज़ें उनके लिए बेईमानी बन चुकी होती और वो उन्हें इधर उधर फांक देते। मगर सब मामा की छठी इस पर हैरान थे कि आखिर उन्हें राह चलते इतनी ढेर सी चीज़ें क्यों कर मिलती हैं, हालांकि बाकी सब लोग भी तो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। तब एक बड़े अब्बा ने पेशानी चढ़ा कर माँ से कहा था कि भाई ये समझता कौन सा ऐसा मुश्किल है। एक तो ऐसी चीज़ें बेकार लोगों को मिलती हैं जिन्हें और कुछ करने को ना हो, दूसरे जिनकी नज़र हर तरफ ज़मीन ही से लगी हैं। बात तो ये ठीक ही थी क्योंकि मामा हमेशा ज़मीन की तरफ देखते चलते थे। वो ज़मीन का गस बने शहर में घूमते, मगर नज़रें अपने पाँव से ज़रा आगे ज़मीन पर जमी रहती तो ज़ाहिर है कि वो जो ज़मीन को हरदम देखेगा उस पर ज़मीन अपना आप ज़ाहिर करेगी। आज परसों बाद मुझे एकदम ये सब बातें यूं याद आई जैसे सब कल ही की बात हो, जैसे बधू भरी राहों से चमकीले सिक्के चमकते हुए और उनको जाग कर खोते हुए मैं अभी उठाऊँ। वही तारीख हॉल और सीने से परिंदे की फड़फड़ाहट सी उठ कर कनपटियों तक जाती हुई, वही सब कुछ अब मेरे अंदर था। मैंने कुछ देर सोचा, पाँव ज़रा सा आगे करके उस पर रख दिया, कुछ लम्हे तवक़्क़ुफ़ किया और फिर बिलाखिर अपनी पेशानी से पसीना पोंछकर मैंने झुक कर उसे उठा लिया। मगर मेरा वो झुकना भी अजीब झुकना था, यूं जैसे एकदम सारी ज़मीन का बोझ झुककर मेरी कमर पर आ गया हो, एटलस की तरह जो दुनिया को कांधों पर उठाए खड़ा हो। फिर मुझे याद आया कि ये बोझ तो कोई नौका बोझ नहीं, ये तो मेरी हड्डियों और मेरे जिस्म का वो ज़वाल है जो अरसे से मेरे जिस्म पर नमू पा रहा है और मेरा कायनात की जड़ी बूटियों के साथ रिश्ता है, जैसा नमू पाते हैं, सरसब्ज होते हैं, फिर खुशकी उनकी रगों में सरायत करती है, उनकी हरियावल को चाट जाती है, उनका रंग मरने लगता है, उनमें एक टूटी कैफियत, एक दरख्त पैदा हो जाती है। तो मैं भी उनसे बहुत से पौधों में से एक पौधा था कि मेरी हयावल को वक्त के अमर बेल लिपट चुकी थी। एक तरह जो बचपन में जादू भरी बेबसी का एहसास, पेड़ पत्ते मेरे हम जिससे, तो फिर झुकने में ये बोझ का एहसास मेरी कमर के लिए कुछ नया ना होना चाहिए था। मगर ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने नहायत वाज़ेह तौर पे ये महसूस किया कि ये बोझ मेरे अंदर से हड्डियों, लहू और जिस्म के रगों पर पट्ठों में से नहीं निकला। ये तो एक
दम से ऊपर से वारिद हुआ है, उतरा है मंजिल पे मंजिल। एक उतरा जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमर के साथ चिपक गई। ये वो बोझ है जो गहरी स्याह नींद में कभी हम इंसानों पर यूं वारिद होता है कि हम नीचे ही धंसते चले जाते हैं और बिल आखिर घबरा कर बेदार हो जाते हैं और शुक्र करते हैं कि वो ख्वाब था और वो बोझ भी ख्वाब का बोझ था। मगर अब जबकि मैंने झुककर धूल मिट्टी में से अपने कदमों से कुछ आगे उसे उठा लिया और सीधा भी हो गया, तब भी मैंने यूं महसूस किया गोया मैं एक कमान के मदद झुका हूँ या फिर दुनिया का गोला नीले समंदरों खाकी सुस्कियों भरा गोला मेरे कांधों पर धरा है। ये उस ख्वाब का बोझ ना था जो बेदार होने पर मर जाता है, ये वो ख्वाब ना था जो जागते पर ख़त्म हो जाता है। ये ख्वाब और उसका बोझ दोनों मुसलसल थे, हकीकत थे, इससे ख्वाब ना थे। मैंने झाड़ कर पूंछ कर उसे अपने बाहीं जेब में रखा, मगर चंद कदम चलकर ही मुझे यूं लगा जैसे हर धड़कन के साथ वो मेरे दिल की दीवारों के साथ टकराता है। तब मैंने बिना देखे उसे अपनी दाहिनी जेब में मुंतकिल कर दिया। अजीब बात थी कि गोया कहीं से बड़ी भारी वसूली करके चला आ रहा हूँ। मैं कुछ देर दम लेने को रुक गया। सामने दफ्तर की बेशुमार सीढ़ियाँ थीं। एक हफ्ते से लिफ्ट खराब थी। यूं भी इस लिफ्ट में मुझे अजीबोगरीब तजुर्बा हुआ था, वो भी एक बोझल ख्वाब की तरह। हमेशा मुझे के लिए मेरे मुसलसल में सांस रहता था, इसी लिए मैं लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करता था। अब बेहतर है कि मैं आपको इस तजुर्बे से आगाह कर दूँ। हो सकता है कि आपको भी ऐसा तजुर्बा हो चुका हो या शायद ये भी मेरा वहम हो। दरअसल ये आप ही का तजुर्बा हो और मेरे साथ हुआ हो, या फिर ये मेरे हमजिन्स रंग उड़े फूल पत्तों दरख्त और पौधों का तजुर्बा हो और मेरे साथ हुआ हो जो मुसलसल ज़मीन की जानिब झुकते चले जा रहे हैं। इसलिए ज़मीन पर अपना आप खोलती है तो कुछ अर्सा हुआ मैं अपने कमरे में नवी मंजिल में पहुंचने के लिए इस लिफ्ट में सवार हुआ। इस रोज़ लिफ्ट में नहीं था, शायद छुट्टी पर था। मैं बरसों से लिफ्ट पर चढ़ता उतरता आ रहा हूँ। लिफ्ट में नहीं तो मैं से एक इजाफी चीज़ था। अगर वो साथ होता भी तो क्या, मैं तो अंदर दाखिल हो गया। स्विच बोर्ड पर से नंबर 9 का बटन दबा दिया। आज मेरे साथ कोई भी ना था। शायद घड़ी ख़राब होने की वजह से वक्त से पहले बहुत पहले ही आ गया था। बाहर बटन दबाते ही लिफ्ट रवाना हुई और स्विच बोर्ड पर मंजिलों के निशान जलने बुझने लगे। मगर 5वीं मंजिल के बाद अचानक धूप अंधेरा हो गया। मैंने महसूस किया लिफ्ट रुक चुकी है। मैं कहीं 5वीं और 6वीं मंजिल के दरमियान मुअल्लक था। चारों तरफ धूप अंधेरा महसूस दीवारों की तना खड़ा था और इस अंधेरे में मैंने देखा कि इस देव कामत मार के कहीं बीचों बीच के एक अंधेरे न ख़त्म होने वाले अंधे कुएं के दरमियान एक तारीख गैर मौजूद के गहरे ऊंचे तंग रास्ते नीचे से ऊपर जाने वाले एक गैर मौजूद के इस रास्ते के दरमियान में अकेला मुअल्लक हूँ और चारों तरफ अंधेरे की महसूस दीवारें हैं कि लम्हा आगे बढ़ती हैं, बाहम मरने को बेकरार चले आई हैं। चुनाचे मैंने पुकारना चाहा। पहले मेरे जहन में कुछ न आया कि मैं किसको पुकारूं। क्या इस नवी मंजिल पर अपने कमरे में लकड़ी की मेज़ों कुर्सियों में अपने साथ बैठे फाइलों पर जमाइयाँ लेने वाले साथियों में से किसी एक को, जिन सबकी सूरतें एक ही सी थी नहीं। इन लोगों तक तो मेरी पुकार उस अंधेरे गहरे कुएं में से किस्सा पहुंच सकती है, और बिलफर्ज पहुंच भी गई तो वो ज़रूर सुनी अनसुनी कर देगा और मेज़ के नीचे हीटर छुपाए अपने पाँव सेकते रहेंगे। फिर मैंने सकीना को पुकारना चाहा। वो यकीनन मेरी बात सुनकर दौड़ी चली आती, मगर अभी मेरी समझ बहुत कम काम कर रही थी। सकीना और इस अंधे कुएं में वह कहीं घर में बैठी है। बच्चे स्कूल कॉलेज जा चुके हैं, वह घर के कामों में लगी है। यहाँ से वहाँ तक का फासला न मालूम कितने मीलों का है। ये मैंने आज तक सोचा ही न था, गौर ही न किया था कि अगर अचानक मुझे उसको पुकारने की जरूरत आन पड़े तो कितने मीलों का फासला है कि मेरी आवाज़ को तय करना पड़ेगा। मगर उसकी ज़रूरत तो हर बार लड़खड़ाते फ़ोन की वजह से कभी महसूस ना हुई थी। कोई ज़रूरी काम तो फ़ोन ही पर सकीना को हमसायों के घर बुला लेता और उसकी ठंडी मीठी बात सुनकर ताज़ा दम हो जाता और हैरान होता कि आखिर में इस औरत और इसकी बात की तमाम दिलकशी कहाँ
गुम हो चुकी है। हाँ, तो उस वक़्त मैं सकीना को पुकारना चाहा, मगर मेरे हलक में फँस कर रह गई। मगर आवाज़ मेरे हलक में फँस के रह गई। तब मैंने जाना कि मैं सकीना से मिलो नहीं, सदियों के फासले पे हूँ, और ये किस कदर जुल्म की बात है कि मैंने कभी उस तक अपनी आवाज़ बराह रास्त पहुँचाने का ना सोचा था। ये कभी ना सोचा था कि कभी मुझे ठंडे कुएं में से पुकार कर उसको बुलाना होगा। मगर भी मेरी गैरत जाग उठी। मुझे याद आया कि मैं मर्द ज़ात हूँ और मर्द खुदा के शेर होते हैं, और मैं उस पर खौफज़दा होकर अपने वजूद की नफ़ी कर रहा हूँ, खुसूसन एक औरत को पुकार के। मैंने सकीना के ख्याल को जहन से झटक दिया। मैंने बंद दरवाजे को खोलना चाहा, उसकी लोहे की जालीदार सुलाखों को झंझोड़ा, मगर उसके बाहर तो कुछ भी न था। मैं अंधेरा और खुला दरवाज़ा खोलकर आखिर मेरे जाना भी कहाँ था, कदम रखने को ज़मीन कहाँ थी। चुनाचे मैं खामोश खड़ा और अंधेरे के महसूस दीवारें आपस में मिलने को बेकरार करीब करीब आती चली गईं। फिर मेरे सर की जानिब अचानक एक गरम गरम लावा पका, और मैंने यूं जाना गोया मैं खुद ब खुद इंतहाई तेज़ी से ऊपर उड़ा जा रहा हूँ, ऊपर ही ऊपर। फिर अचानक झटके से सब कुछ रोशन हो गया। लिफ्ट का दरवाज़ा किसी ने खोल दिया। बाहर नवी मंजिल थी और मेरा एक साथी हैरान खड़ा था। यार, हरकतें मालूम नहीं, ये लिफ्ट इंतहाई ख़तरनाक है। वो तो मैंने कहीं नीचे से स्विच बोर्ड पे देख लिया कि कोई मारा गया। एन बीच में तुम्हें क्या सूझी? ज़रा बाहर पढ़ तो लिया होता। मैं खामोशी से बाहर नवी मनाजिर पर उतर गया। इस रोज़ के बाद से कभी लिफ्ट पे ही चढ़ा, मगर वो तारीख अंधा ना ख़त्म होने वाला कुआं मेरे वजूद का हिस्सा बन गया, मेरे साथ सांस लेता है। तो इसलिए उस वक्त भी मुझे 8 मंजिल की सीढ़ियाँ तय करना थी, और अभी तो मेरी आदत बन चुकी थी। मेरे साथी सब हंसते थे कि इसके सेहत का राज ये 8 मंजिला सीढ़ियाँ हैं, और अक्सर कहते थे कि तुम टीवी में अपना एक इश्तहार लगा दो, मेरी सेहत का सिंगार। हालांकि वो नहीं जानते कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरे सीने में कितनी गर्म गर्म जान बुलंदे फड़फड़ाते मेरे हलक में अटकते हैं। ये 8 मंजिला सीढ़ियाँ तय करना मेरा मुकद्दर बन चुका है, मगर आज मेरा एक एक पाँव मनो भारी था। सारी दुनिया का गोला अपने तमाम समुद्रों और खुशकियों के साथ मेरे कांधे पर धरा था, और मैं उसे संभाले ज़मीन की जानिब झुका जाता था। इससे पहले मैंने अपने वजूद को कभी इतना बोझल महसूस न किया था। बमुश्किल जीना तय करके मैं अपनी सीट पर जा बैठा। सामने फाइलों का ढेर लगा था, और उस पर मिट्टी की एक बारीक तह चुकी थी। मेज़ के नीचे कोनों में महीन जाले लटक रहे थे। मैंने रुमाल से पेशानी का पसीना खुश किया। भैया, आज तो इस हाशमी ने कमाल ही कर दिया। मैं ना देखता तो बस ज़मीन आसमान के दरमियान लटका ही रहता था, क्या मत। मेरे इस साथी ने फिर सिर झुकाते हुए वही बात छेड़ी। मैंने सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि अब तो दाई तरफ भी वो मेरे सीने की धड़के के साथ धड़क रहा था, और गैर शूरी तौर पर मेरा हाथ बार बार अपनी जेब में सहलाता था। इधर चपड़ासी किनारे झड़े प्याले में हाफ सेट चाय लिए आ गया। लो भैया, आज तुम बार बार सीना सुलाते रहो, एक कप चाय पियो। मेरे साथी ने टपकती कादी प्यारी मेरी तरफ बढ़ाई, जिसपे एक मक्खी बार बार मिटला रही थी। नहीं यार, नहीं, रहने दो। मैंने प्यारी दोबारा उसकी तरफ खिसका दी, क्योंकि अब कई मेरे हलक में आन के फंस गई थी। क्यों भाई, आज भाभी से झगड़ कर आ रहे हो? मेरी इस दूसरे साथी ने एक चुस्की लेकर कहा। अरे, इसमें झगड़ने की हिम्मत कहाँ? वो इसी वजह से लड़ी हो कि आज का दम खम गया, और वो बेकार। बाकी तो वो महीने के महीने आने वाला मनी ऑर्डर ही है ना? उस पर सबने कहका लगाया। अरे यार, आज तो बहुत संजीदा हो रहे हो। इतने में सेक्रेटरी साहब के कमरे की घंटी आ गई। मुझे फाइलों समेत बुलाया गया। मैं वो ढेर उठाए अंदर चला गया। इस ढेर के साथ कांधों पे वो नकाबले बयान बोझ भी। दफ्तर से वापसी जब मैं अपनी अगली गली के नुक्कड़ पे पहुंचा, तो मैंने चुपके से अपने दाएं हाथ में से दाएं जेब में हाथ डाला, उससे निकाला, देखा, फिर कभी जेब में डाल दिया। अगर कहीं से गिरी गिराई चीज़ पाई जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म आया? मैंने याद करना चाहा। शायद ये 3 बार लोगों से पूछा
चाहे कि इसका उनका क्या गुम हुआ है, अगर कोई जवाब है तो फिर, और अगर आसपास ही ना हो तो तब फिर मैं सब कुछ भूल गया। इस वक्त में भी तो कुछ हुक्म आया है। मैंने सोचा सकीना से पूछूंगा। आज सकीना ने करेले गोश्त पकाया था जो मुझे बेहद मखरूब था। उसने नहायत फासत के साथ सैनी मेरे सामने लगा दी। मैं हाथ धो के बैठ गया और सकीना मेरे सामने आ बैठी। बच्चे भी स्कूल से नहीं आए थे। पहला नवाला मुंह में डालते ही जाने कि मुझे एकदम वो पुरानी सकीना, परसों पहले वाली सकीना याद आ गई और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैंने अपनी और उसकी जान पर बहुत जुल्म किया, और यकीनन मैं बहुत ही जुल्म करने वाले में से हूँ। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। उसकी आंखें आज भी वैसी ही थी, शरबती चमकती भी। हाँ, जिस्म पहले से कमज़ोर हो चुका था। और फिर मैंने नहायत खौफजदा होकर देखा कि वो एक ऊंची लंबी ज़मीन में से निकलने वाली जड़ी बूटी है कि अब उसके हयावल की कोई चाट रहा है और चुपके चुपके ज़मीन की तरफ झुक रही है, और शायद उसको छाटने वाली अमर पे मैं था। मैं लंबी लंबी बारीक कुंडियाँ मारकर लिपट जाने वाली नंगी सांप, ऐसी शाखों वाला जाल। मैंने बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा। आज वो मेरी इस हरकत पे यूं चौंकी जैसे बरसों बाद मैंने कोई भूला बिसरा इकदाम किया हो। सकीना, क्या बात है? उसने हैरान होकर पूछा और मैं सख्त शर्मिंदा हो गया। मैं मरते ज़ात खुदा के शेर अपना तमाम दम खम खो कर ज़मीन की तरफ झुक रहा था, और मैंने कभी आज तक ज़मीन की कशिश से टक्कर लेने की कोशिश ना की थी। आज गजाला की ससुराल वाले फिर शादी का इसरार कर रहे थे। मैंने कहा था चंद एक दिनों में तारीख का फैसला कर देंगे, ज़रा गजाला की दादी को लेने दो। ठीक किया। और ये तुमने बहुत अच्छा पकाया है, ये और तुम पे ये गुलाबी दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है सकीना, मैंने टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहा। उसके चेहरे पर सुर्खी की हल्की सी लहर दौड़ गई। मगर तुम बहुत थके हुए हो। मैंने कहा था जुकाम की दवा ले लेना। मैंने सोचा वो न जाने कब से मुझे थका हुआ पा रही है। शायद उसे मेरे कांधों पे धरा ये ज़मीन का गोला नजर नहीं आता। वो ग्लोब दमकता खूबसूरत फिरोजी नदरों और रंग बिरंगे ख़तों वाला रवां दरियाओं और लावा उगलते पहाड़ वाला ग्लोब। उसको नहायत दुरुस्ती से बनाया गया, और दीवानों की और पहाड़ों की मेखें इसमें वजन बराबर रखने को गाड़ी गई। आसमानों को बिना सतूनों के ताना गया। और तुम बार बार निकाह करो, तुम्हें कहीं कोई नुक्स नजर ना आएगा। बिलाखिर तुम्हारी आंखें थक कर लौट आएंगी। हाँ, उसे वो ग्लोब मेरे कंधों पे ऐन गर्दन की हड्डी पर रखा नजर नहीं आता। सकीना, ए सकीना, क्या तुम नहीं देख सकती? मगर मैं खामोशी से खाना खाता रहा। खाने से फारग होकर मैं उसके पास पलंग पे लेट गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी पेशानी से हिलाई। सकीना, अगर कोई गिरी गिराई चीज़ राह चलते मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए? चीज़ कैसी चीज़? ये तो चीज़ पर मुनहसर है। कोई सोना चांदी हो तो। सोना चांदी नहीं, नहीं, शायद सोना चांदी नहीं, मालूम नहीं, मुझे तो पहचान भी नहीं। हाँ, कहाँ है? दिखाओ। सोना चांदी नहीं तो फिर फेंको परे। किसी ने फजूल जानबूझ कितनी जान छुड़ाई होगी। ऐसी चीज़ें उठानी ही नहीं चाहिए। वो मेरे बराबर लेट के दिन भर की थकाई। उसकी आंखें नीचे भारी हो रही थी। सकीना, तुम्हें वो मामा याद है जिन्हें रास्ते में पड़ी बहुत सी चीज़ें मिला करती थी? हाँ हूँ, नींद बोली। मगर वो तो लाकर बच्चों के दरमियान ज़मीन पर डाल देते थे और सब की सब काम आ जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। शायद ज़मीन का रिस्क बन जाती थी। ज़मीन भी तो अपना रिस्क मांगती है। मगर सकीना मेरी बाहों पर सर रख के सो चुकी थी। मेरे गर्दन में शदीद दर्द, अब बावजूद कोशिश के मैं उसे हिला नहीं सकता था। मैं उस पर तक साकेत लेता रहा जब तक सकीना की नींद पूरी न होगी और उसने मुस्कुराकर मेरी जानिब कवर ली। बच्चे आ रहे होंगे। उसने उठकर मेरी लंबी उसने उठकर अपनी लंबी चोटी का जूड़ा बांधा। उस वक्त अचानक मुझे अपना दोस्त, बहुत पुराना दोस्त हसन याद आया, जिससे मैंने एक अरसे से मिलना जुलना तर्क कर दिया था, क्योंकि जिन दिनों में सकीना को हासिल करने के चक्कर में था, उसे खुद ही मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिर मैं घर के मामलों में ऐसा खोया कि एक अरसे तक उसका ख्याल ही ना आया। कोई या कभी कोई मिलने वाला बता देता कि फ़लाँ जगह है, प्रोफेसरी कर रहा है और तुम्हें अक्सर याद करता है, मुजर्रद है। अब मुझे उसके तजर्रुद पर सख्त हैरानी होती। जी चाहता है उसे पूछे कि तुम इस तरह क्यों कर देता हो, मगर फिर घर के छोटे छोटे कदम मुझे उलझाए
رہتے۔ اب میں اٹھ کر چل دیا۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ سکینہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ حسن تھا نا، میرا دوست، اس سے میرے ایک عرصہ ہو گیا، آج اچانک یاد آ گیا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ اسی کالج میں۔ ہاں سنا تو یہی ہے، دیکھتے ہیں۔ میں اپنی دائیں جیب ٹٹولتا باہر نکلا۔ ابھی تک مجھے اس کے گھر کا پتہ یاد تھا، بس ایک آدھی گلی کا چکر پڑا اور اب اس کا دروازہ سرخی سفید ہو چکا تھا، مکان پہ بھی سلیٹی سا پینٹ کروا لیا تھا۔ میں نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھی اترنے کی آواز آئی، پھر دروازہ کھل گیا۔ حسن! میں اسے دیکھ کر بھوچا کر رہ گیا۔ ہم سب کے گرد وہ پہ لپٹ چکی تھی، حسن تک اس سے نہیں بچا تھا۔ ارے ہاشمی! وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ دیکھ، میں تجھے کتنی مہلت دی، مجھے معلوم تھا ایک روز تو خود ہی میرے پاس آئے گا۔ میں خود آ کر تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی تو ٹھہرا گھر بار والا۔ ہاں آخر میں ہی آیا۔ اس نے چھوٹے سے صاف ستھرے کمرے میں ہر چیز قرینی سے اپنے جگہ پر رکھی تھی۔ سامنے میز پر چمکتے فریموں میں بہت سی تصویریں جڑی تھیں، آج سے برسوں پہلے کی۔ ہاں بھائی، کالج کے زمانے کی تصویریں یاد ہیں؟ اس نے ہنس کر کہا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی اس کے ساتھ ادب و فلسفے کی بحثوں میں سر کھپا کر دھوئیں بھری کافی ہاؤس اور کھلے سرسبز باغوں اور شاداب سڑکوں پر سے سائیکل چلاتا آ رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو تازہ تب محسوس کیا۔ اچانک ایک بجلی کا کوندا سا لبکا اور مجھے یاد آ گیا، یہ تو اس نے کہا تھا اس حسن نے۔ یار ہاشمی، تو اپنے ہر فعل کو ذاتی سمجھتا ہے، اس ذات کے حوالے سے صحیح غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے کاندھوں پہ دنیا کا گلوب رکھا ہے کہ میری گردن کی ہڈی چیخ رہی ہے۔ کبھی ایٹلس کو دیکھا ہے؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ کھچڑی بالوں کے نیچے تنگ پیشانی میں گہری ذہین آنکھیں اس طرح چمکتی تھیں، مگر وہ بہت حشاش پرشاد ہے، شاید اس لیے کہ اس نے اپنے کندھوں سے وہ زمین کا گولا اٹھا کر میرے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ پھر کیا حال ہے یار گھر بار کا؟ وہ تھوڑی دیر میں چائے کی 2 پیالے نہایت حفاظت کے ساتھ چھوٹی سی سینی لگائے چلا آیا۔ ٹھیک ہے یار، میں نے اس سے بتانا چاہا کہ میری گردن کی ہڈی چٹک رہی ہے اور قسم ہے مجھے پیدا کرنے والی کی کہ میں نباتات کے ساتھ مل کر نباتات ہو گیا اور ایک امر پہ میرے کی لپٹی ہے میرے سب کے سکینہ بھی۔ مگر میں خاموش رہا۔ یار ایک بات ہے، یہ دیکھ۔ پھر آخر میں اپنی داہنی جیب میں سے اسے نکالا، ہتھیلیوں کے درمیان ذرا ملا اور پھونک مار کو اسے دیا۔ یہ کیا ہے؟ سکہ ہے؟ اور سکہ ہے کوئی پاؤنڈ یا گنی وغیرہ؟ نہیں یار، کہاں سے لیا؟ راہ چلتے ملا ہے، مٹی دھول میں میرے قدموں میں پڑا تھا۔ اچھا تو اب تم بھی زمین کو دیکھ کر چلنے لگے۔ وہ تمہارے ماما تھے نا، ان کو بھی بہت چیزیں ملتی تھیں، مگر وہ اچھا کرتے تھے کہ زمین کا مال زمین پر ہی ڈالتے تھے۔ یہ ہی تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں، یہ کیا ہے اور اس کا میں کیا کروں؟ اس کے بارے میں کیا حکم آئے ہیں؟ حکم تو اب تم بھی ایک کام کی تلاش میں ہو۔ میں جانتا تھا کہ کبھی تم کو بھی اس کی تلاش ہوگی۔ لاؤ دکھاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ اس نے آنکھوں میں چشمہ رکھا۔ ہاں، یہ جو کچھ بھی ہے یا ہاشمی تمہارے کام کی چیز نہیں، یہ کھوٹا سکہ ہے، سمجھتے ہو؟ کھوٹا؟ وہ کیسے؟ میں حیران رہ گیا۔ بس بیکار ہے، مجھے تو خوب پہچان ہے اور کھوٹے سکے کے بارے میں میرے پیر پشت کا ایک فرمان ہے۔ اس وقت حسن کی آواز میں عجب ارتعاش آ گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں اس کی اس کیفیت پر سخت متعجب ہوا۔ شاید اس کے وجود میں اس قدر نم ہو وہ درخت کے زد میں نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کھوٹا سکہ پائے تو اس میں یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کو ہر ممکن طریق سے ظاہر کرتے تاکہ وہ ایک ہاتھ سے چل کر دوسرے کے پاس نہ پہنچے، اور اس طرح مخلوق خدا پہرباز پا کر رزق حلال کو حرام نہ کرے۔ اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اس کو کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ کنویں میں؟ میں سوچ پڑ گیا۔ ہاں کنویں میں، آباد یا غیر آباد کچھ بھی، مگر کنویں میں۔ اور اب یہ تمہارا فرض ہے کہ یہ زمین کا رزق بنے۔ اچھا یہ عجیب باتیں کرتے، معمولی سی بات تھی، بچے بھی کھیتے تو کیا حرج تھا؟ میں نے کہنا چاہا مگر خاموش رہا۔
اسے لے کر میں نے پھر جیب میں ڈال لیا۔ اچھا یار چلتے ہیں، کبھی آؤ۔ ہاں اب سے سچ نکلا ہے تو تم میری سلسلہ نکلا ہے تو مگر تم فوراً سے نجات حاصل کرو۔ اس نے میری جیب کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں سے چل دیا۔ کنواں، اب میں کنواں کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ میں نے بہت سوچا۔ ایک مدت سے میں نے کہیں کنواں نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں نے تو کبھی بچپن میں بھی ایک آدھ بار ہی کنواں دیکھا ہوگا۔ ہاں مجھے یاد ہے میری دادی پہاڑی والے کنویں پر ہی جایا کرتی تھی، وہ ہمارے لیے بڑی پراسرار جگہ تھی، مگر وہ کبھی ہمیں اپنے ساتھ میں لے جاتی۔ پھر میں نے ایک کنواں تب دیکھا جب شادی کے بعد میں سکینوں کے لے کر دور دراز کی سیر کو نکلا۔ وہاں شمالی سڑک کے قریب سایہ دار محراب کے نیچے ایک تاریخی کنواں تھا۔ اس جگہ کے چوکیدار نے بتایا کہ یہ شیر شاہ کا بنایا ہوا کنواں ہے۔ اس کے پاس میں نے سکینہ کی ایک تصویر بھی اتاری تھی۔ پھر ہم نے جھک کر وہ پکا کنواں دیکھا، چھوٹی چھوٹی صاف ستھری اینٹوں سے بنا، اتنا گہرا، اتنا نیچا کہ آخر تک پہنچتے اس کی گہرائی تنگ ہوتے ہوتے ایک سیاہ نقطے میں غائب ہو جاتی تھی، اور اس کو دیکھ کر مجھے بالکل یوں ہی خوف آیا کہ گویا میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہو۔ سکینہ بھی ایک دم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب مجھے یاد ہے کہ دراصل وہ کنواں اور لفٹ میں سوار ہو کر استحکامات عمارت کا کنواں جو انسان کو تا قیامت ہوا میں ٹھوس اندھیروں میں معلق رکھ سکتا ہے، ایک ہی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک کس نے اور کہاں بنایا، دوسرا کس نے اور کہاں بنایا۔ پھر مجھے ہاروت ماروت کا وہ کنواں بھی یاد ہے جس میں آج تک معلق ہے، اور وہ بھی ایک ویران کنواں تھا کہ جس میں ایک غلام دو اٹی سوت کے وسپکا اور نبی بادشاہ بنا، مگر آج میرے پاس کوئی کنواں نہیں تھا۔ اب میرے سامنے محض ایک مسئلہ تھا، کنویں کی تلاش۔ میں نے سکینہ سے پوچھا، یہاں قریب کوئی کنواں ہے؟ اور وہ یہ سن کر ہنس دی۔ کنواں اور آج کل حد کر دی۔ میں نے اور بہت سے سے پوچھا، مجھے کسی کنویں کا بتاؤ، اس بجلی کے ڈھکائے ٹیوب ویلوں کے شہر میں کسی اصل کنویں کا پتہ بتا دو۔ مگر کیوں؟ وہ سب پوچھتے رہے، اور میں ان کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں کیسے شہر میں رہتا تھا کہ اس میں کہیں کوئی آباد غیر آباد کنواں نہ تھا، نہ ہی اس کے مسافات میں۔ آخر میرے بچے اس ایک کے سوال پہ ہراساں ہونے لگے۔ کبھی کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے اور طرح طرح کی باتوں سے مجھے بہلانے لگے۔ پھر سکینہ مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے چند ماہ کی چھٹی تجویز کی اور کام کی ذاتی کا کوئی تذکرہ کیا۔ مگر ان سب سے میں نے کہا، دیکھو میرا مسئلہ صرف ایک ہے، میرے پاس ایک زہر ہے، ایک افی ہے، ایک کالے کمن ہے کہ رات کے اندھیروں میں شب چراغ کی ماندی دہکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ زہر ہے، اس کے بارے میں حکم آیا ہے کہ اس کو زمین کا رزق بنا دیا جائے۔ دیکھو ہم سب کی ایک عمل پہ لپٹی جا رہی ہے، بل کھاتی ہے، سمر نے ہماری سارے ہریاول چوس لی ہے۔ مجھے ایک کنویں کی تلاش ہے کہ میں اسے وہاں پھینکاؤں، اس بوجھ کو جس نے میری ہڈیوں میں ایک تڑاق پیدا کر دی ہے۔ مگر کوئی نہیں سنتا۔ ہر وقت ایک پہرے دار میرے ساتھ لگا رہتا ہے کہ کہیں میں کسی گہرائی میں نہ اتر جاؤں، کوئی کنواں نہ دیکھ پاؤں۔ مجھے طرح طرح کی مقوی قلب اور ذہنی سکون کی دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ میں اس سینے سے ٹکراتے بوجھ کو بھول جاؤں، مگر نہیں، یہ ایک پتھر کی سل ہے جو مجھ پر باہر سے اوپر سواری کی گئی ہے۔ مجھے اس سے نجات حاصل کرنا ہے، مجھے ایک کنواں چاہیے۔ مگر آج عرصے کے بعد میں نیند کی بے شمار گولیوں کے باوجود رات کو اچانک بیدار ہو گیا۔ میرا سر میری سوچ بالکل آئینے کی طرح صاف تھی۔ میرے سینے کے بوجھ کو اوپر اٹھائے لیے جا رہا تھا۔ سامنے اندھیرے میں ایک شب چراغ دمکتا تھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو ایک کنواں تھا، گہرا، پاتال تک پہنچنے والا، پانی سے خالی۔ نیچے بہت نیچے اس کی گلائی ایک نقطے میں جا کر ڈوب جاتی تھی۔ مل گیا، میں مارے خوشی کے اٹھ بھاگا۔ میں نے اس شب چراغ کو دیکھا کہ کالے کمن تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں اٹھایا تو وہی سکہ تھا، دمدماتا، شعاعیں پھینکتا، آنکھیں خیرہ کرتا۔
میں نے اپنے پیچھے قدموں کی بات سنی، اس سے پیش تھا کہ وہ لوگ مجھے پکڑتے، میں نے اسے گہرے اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور دیکھو اس کے ساتھ ہی وہ امر پہ بھی مر گئی۔ وہ دنیا کا گولا میرے کاندھوں پر سے ہٹا لیا گیا، اور اس بوجھ کو اوپر واپس طلب کر لیا، اور یہ دیوانے چلا رہے ہیں، نکل لیا، اور مجھے معلوم ہے کہ سب لوگ مجھے کن کے طریقوں سے دلوائیں گے۔ اچھا ہے، انہیں ہی سمجھتے تو اصل جاگتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس اندھے کنویں میں زمین کا رس بن گیا، رس نے اس پر اپنا آپ کھول دیا۔